हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे BECC 103 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, उसके कुछ 2024 के क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज किए, कुछ क्वेश्चंस एनालाइज किए, उन कॉन्सेप्ट्स पर हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है जी, ओके। आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हॉट मनी। व्हाट इज हॉट मनी और डिफाइन द हॉट मनी। ये बहुत मेन टॉपिक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना डेफिनेशन से। हॉट मनी यहाँ पर रेफर करता है एक फंड को जो बहुत जल्दी मूव हो सकता है इकोनॉमी में। ठीक है, कहाँ पर? फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर कंट्रीज में। क्यों चेंज होता है, क्यों मूव होता है? यहाँ पर ये एडवांटेज लेने के लिए, फेवर किसके फेवर में? शॉर्ट टर्म कंडीशंस के फेवर में। हॉट मनी वो मनी होती है या फिर फंड होता है जहां जो बहुत जल्दी मूव हो सकता है किसके बीच में? फाइनेंशियल मार्केट या फिर कंट्री के बीच में। फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल शॉर्ट टर्म कंडीशंस, कुछ शॉर्ट टर्म कंडीशंस के फेवर में एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है, कुछ है यहाँ पर इसके एग्जांपल सच एज डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में कोई डिफरेंस होता है तो यहाँ पर वो बेनिफिट ले सकता है शॉर्ट टर्म में। करेंसी फ्लक्चुएट करती है तो यहाँ पर उसे बेनिफिट मिलता है, या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, तो जो हमारी हॉट मनी होती है वो इन द फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमी या फिर कंट्री में वो मूव बहुत जल्दी इजीली हो जाती है। ठीक है, these flows are typically speculative in nature, often involve large sums of capital। ये जो फ्लो होता है हॉट मनी का स्पेकुलेटिव होता है। ठीक है, इन द नेचर में, उसके स्वभाव से अगर हम नेचर की बात करें तो वो स्पेकुलेटिव होता है। दूसरा, ये इन्वॉल्व करता है लार्ज सम ऑफ कैपिटल्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम इसके। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं क्या है। पहला है शॉर्ट टर्म फोकस, जो हमने उसमें डेफिनेशन में भी पढ़ा था। क्या होता है? हॉट मनी प्रीमियरली कंसर्न, यहाँ पर ये सबसे पहले कंसर्न करती है अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म कंडीशंस को। शॉर्ट टर्म कंडीशंस जो हैं, जितनी भी शॉर्ट टर्म कंडीशंस आएगी उसमें क्या चाहिए? इसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ये प्रॉफिट का साइन होता है पाई, प्रॉफिट का हो या फिर गेन का। ठीक है, पाई। ओके, rather than लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात नहीं होती है। ये फोकस सबसे ज्यादा कहाँ करता है? शॉर्ट रन में। ठीक है, उसके बाद है हाईली मोबाइल। इसका मतलब क्या है? इट कैन बी क्विकली ट्रांसफर अक्रॉस बॉर्डर्स और मार्केट्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन। ये बहुत जल्दी चेंजिंग कंडीशंस में क्या जा सकती है? ट्रांसफर हो सकती है बहुत जल्दी। दूसरा, ये सेंसिटिव टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती है। यानी कि हॉट मनी है जो हमने अभी तक पढ़ा है, हॉट मनी के बारे में बहुत जल्दी क्या हो जाती है? मूव हो जाती है, इजीली मूव हो जाती है। तो कौन से पॉइंट्स हैं इसके? पहला है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब है या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। दूसरा, यहाँ पर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता रहता है। दूसरा, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए, इन द इकोनॉमी कंट्री में हमारी जो इकोनॉमिक होती है या फिर पॉलिटिकल जो भी स्टेबिलिटी होती है वो नहीं होती है, अप डाउन्स चलते रहते हैं। तो इस कारण भी क्या होता है? ये इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स। मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है। दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड बूस्ट मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी को बूस्ट कर सकती है। दूसरा, हॉट मनी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या हो जाती है? मूव हो जाती है। दूसरा है नेगेटिव, यहाँ पर रैपिड इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैन लीड टू वोलेटिलिटी, करेंसी डिवैल्यूएशन और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पर क्या है? बहुत जल्दी इनफ्लो होता है और आउटफ्लो भी होता है, और ये क्या कर सकता है? लीड करता है हमारी वोलेटिलिटी को। किसको? बहुत जल्दी इसका चेंज होना, इसके चेंज होने के कारण ये लीड करता है वोलेटिलिटी को। दूसरा, यहाँ पर जो करेंसी होती है वो डिवैल्यूएशन होता है, या फिर अगर कहा जाए कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या आता है? डिस्टेबलाइजेशन। डिस्टेबल रहती है, क्या रहती है? इनस्टेबल रहती है।
फाइनेंशियल मार्केट में। ये क्या होता है, मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। आई होप सो ये आपको हॉट मनी और उसके कैरेक्टर्स समझ आए होंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में प्रॉपरली लिख के आ सकते हैं, आपको मार्क्स मिल सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है ये वाला, अगर एक कंट्री आपको ऑफर करती है हाई इंटरेस्ट रेट बाकी अदर कंट्री से, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होंगे, जितने भी ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मूव ऑन करेंगे कहाँ पर, उस कंट्री में मनी देने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पर उन्हें बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे, बेटर मिलेंगे। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट अनदर कंट्री में मोर एट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर मनी जो होगी वो क्विकली कहाँ हो जाएगी, मूव ऑन कर जाएगी दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, ये कंट्री X है, ये कंट्री Y है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 50% का। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सारी की सारी कंट्रीज के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे वो यहाँ पर मूव ऑन करेंगे। अब Y कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इकोनॉमी में, वो कहती है कि हम यहाँ पर देंगे आपको 75%। 75% का मतलब है अब ये जो इन्वेस्टर्स होंगे यहाँ पर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, और ये जो इकोनॉमी में चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस है वो जान लेते हैं। पहला इम्प्लीकेशन है यहाँ पर कि हॉट मनी कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक्स। जो हमारी हॉट मनी होती है वो इकोनॉमिक्स को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स बाय कॉजिंग। ओके, इम्प्लीकेशन, पहला इम्प्लीकेशन यही है कि हॉट मनी जो है इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, मार्केट्स को क्या करती है, इमर्ज करती है, किसके द्वारा, कुछ कारण है उसके द्वारा। पहला है यहाँ पर करेंसी अप्रिशिएशन व्हेन फ्लोज इन। करेंसी अप्रिशिएशन होता है जब यहाँ पर फ्लो होता है एक कंट्री में या फिर एक इकोनॉमी में या फिर मार्केट में। उसके बाद करेंसी डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन कब आता है, जब यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा होता है और फ्लो आउट होता है। ठीक है, करेंसी अप्रिशिएशन होगा जब फ्लो इन होगा और करेंसी डेप्रिशिएशन तब होगा जब फ्लो आउट होगा हमारी हॉट मनी का। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक can monitor या often monitor and sometimes attempt to regulate hot money flows to maintain economic stability। यहाँ पर रोल दोनों का होता है, किसका, गवर्नमेंट का भी होता है और सेंट्रल बैंक का भी होता है, जो मॉनिटर करती हैं और कभी कभी यहाँ पर ये इसके रेगुलेशन को भी अटेम्प्ट करती है। हॉट मनी के रेगुलेशन को पूरी इकोनॉमी में, पूरी मार्केट में उसको रेगुलर क्या किया जाए, रेगुलरली उसको अटेम्प्ट करा जाए। ठीक है, ताकि जिससे क्या हो, मनी फ्लो हो और इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है जी, ये इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ओके, ये था आपका हॉट मनी। क्या पढ़ा हमने हॉट मनी के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन एग्जाम्पल एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, डिफाइन कीजिए लिक्विडिटी ट्रैप को। Liquidity trap when monetary policy becomes ineffective in stimulating economic growth। आप सबसे पहले जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है। यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, पहला है हमारी गवर्नमेंट और दूसरा है RBI। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं मैक्रो, तो ऑल ओवर पर बात करेंगे। तो ऑल ओवर पर अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट का काम होता है यहाँ पर मनी की फ्लो, मनी को क्या करता है, मनी को फ्लो करता है, और दूसरा है हमारी RBI, और गवर्नमेंट भी करती है। यहाँ पे दो पॉलिसी बनती है, पहली तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, जब ये इनइफेक्टिव हो जाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और साथ में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत जीरो हो जाता है या फिर लो हो जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर जो लोग होते हैं या फिर जो बिजनेस होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो हमारा कैश है उसको हम
होल्ड करके रखे। होल्ड करके रखने का मतलब है कि यहाँ पर अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या फिर उस कैश को हम यहाँ पर खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, और ये रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में नहीं पता कि अब यहाँ पे इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस कम है कि इकोनॉमी आगे आने वाले समय में क्या करेगी, ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। अगर ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट हाई होगा, तो उन्हें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पर हाई इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा या फिर जीरो होगा तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, उनको भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी कम मिलेगा। इस वजह से क्या होता है, और साथ में क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि डिफ्लेशन आएगी इन द इकोनॉमी, फ्यूचर में क्या आएगी, मंदी आएगी, ठीक है। जिस कारण ये कहलाता है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, जहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाता है और जो लोग होते हैं एक इकोनॉमी के या फिर बिजनेसेस होते हैं वो अपने कैश को होल्ड करके रखते हैं, ये कहलाता है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जान लेते हैं। जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा सेम वही चीज है। लो और जीरो इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो ऑफर करता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, और एनकरेज करता है कि यहाँ पर उधार लीजिए और खर्च कीजिए। बट और अगर लिक्विडिटी में ये फेल हो जाता है डिमांड को बूस्ट करने में, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफर करता है लो इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बैंक अब आपको लो इंटरेस्ट देगा, ठीक है, और साथ में आपको सेंट्रल बैंक कह रहा है कि अब वो आपको एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि आप उधारी लीजिए और खर्च कीजिए। लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, ये फेल हो जाती है। ये जो लो और जीरो इंटरेस्ट रेट होता है डिमांड को बूस्ट नहीं कर पाता, डिमांड यहाँ पर लो होती है, इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ओके, individuals and businesses hold cash because they expect favorable economic conditions such as deflation and declining asset prices। जो भी हमने दोबारा से पढ़ा था सेम वही। इसका मतलब है जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं या फिर जो बिजनेसेस होते हैं वो कैश करके रखते हैं होल्ड, ठीक है। कैश क्या रहता है, होल्ड रहता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस कि हमें नहीं पता इन द फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, और वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं ये कि यहाँ तो मंदी आएगी या डिक्लाइनिंग होगा, किसमें, एसेट प्राइसेस में। जो भी प्राइसेस होंगे एसेट्स के वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जिस कारण उन्हें जो उनके पास कैश है उस पर उसको क्या होगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट हाई नहीं मिलेगा। इसके बाद है थर्ड, इनइफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती है लिक्विडिटी ट्रैप में। ट्रेडिशनल टूल्स सच एज यहाँ पर है लोअरिंग इंटरेस्ट रेट लो है, वही सेम चीज घुमा फिरा के बता रहा है, आर अनेबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक फर्दर। सेम वही चीज, मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है, हमारी अनेबल होती है, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप में। और यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी होती है वो क्या करती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है वहाँ पर, ठीक है। चांसेस होते हैं वहाँ पर लोग और या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन द फ्यूचर जो हमारी इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी, वहाँ पर डिफ्लेशन हो सकता है, मंदी आ सकती है, या फिर साथ में क्या हो सकता है, एसेट प्राइसेस क्या होंगे वहाँ पर कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। कुछ कारण जान लेते हैं, कॉजेस। पहला है फियर ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और डिफ्लेशन। कारण है यहाँ पर कि लोगों के पास डर रहता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा, मंदी होगी। यहाँ पर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। सेम वही चीज जो अभी बताई थी कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके पास कैश है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर इन द फ्यूचर में क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो मिलेगा,
तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी कमी होती है, ठीक है। एक्सेसिव डेप्थ लेवल लीडिंग टू रिड्यूस बोरिंग एंड स्पेंडिंग। ओके, यहाँ पे जो डेप्थ लेवल होता है वो एक्सेसिव होता है, ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर लोग उधार लेना और खर्च करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और प्रोलोंग रिसेशन। यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आता है, या फिर इसे स्टैग्नेशन को आप प्रोलोंग रिसेशन भी कहते हैं। उसके बाद है लो और नेगेटिव इन्फ्लेशन। लो या फिर कम, और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब मंदी, ठीक है। उसके बाद है डिफिकल्टी फॉर पॉलिसी मेकर्स टू अचीव ग्रोथ और इन्फ्लेशन टारगेट्स। जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास डिफिकल्टी आती है कि वो ग्रोथ को अचीव कर पाए, या फिर जो इन्फ्लेशन टारगेट होते हैं उनको अचीव कर पाए। क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, मंदी आएगी, तो और जब मंदी आएगी तो वहां पर महंगाई नहीं हो सकती है, ठीक है। ये होता है आपका लिक्विडिटी ट्रैप के कारण और इफेक्ट्स। अच्छा, अब इसका है सॉल्यूशन आपके पास। पहला सॉल्यूशन है यहाँ पर ये वाला। जब मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है, अपना काम नहीं कर पा रही है, वो इनइफेक्टिव है, तो यहाँ पर अब आएगी आपकी फिजिकल पॉलिसी, जो डिमांड को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। सीधा सीधा डिमांड को क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी कि अब फिजिकल पॉलिसी आने का मतलब है, यहाँ एग्जाम्पल है, ये जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के खर्च को इंक्रीज कर देगी और टैक्स को कट कर देगी। जो लोगों के पास टैक्स लगता है, लोगों पर टैक्स लगता है, उसको कम कर देगी। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा और टैक्स कम हो जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद है, और जब डिमांड शुरू होती है, डिमांड शुरू होने का मतलब है कि प्राइसेस, एसेट्स के प्राइसेस बढ़ना, और जब एसेट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है इकोनॉमी में, ऑल ओवर इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन। जो हमारी इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की ओर इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सेकेंड, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसीज। जैसे कि यहाँ पर अनकन्वेंशनल है मॉनेटरी पॉलिसीज, जैसे पहली है यहाँ पर आपकी QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी एंड एनकरेज लेंडिंग। इसका मतलब है यहाँ पर कि जो हमारी क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जो यानी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, पहली पॉलिसी है आपकी, क्या कौन सी, ये वाली क्वांटिटेटिव ईजिंग। यहाँ पर इसको इंजेक्ट करना लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है, किसमें, इकोनॉमी में। और वो क्या करेगी, जब इकोनॉमी में यहाँ पर इंजेक्ट होगी लिक्विडिटी, मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी में क्या होगी, इकोनॉमी में आएगी, फ्लो में आएगी, और जब फ्लो में आएगी तो यहाँ पर हम एनकरेज करेंगे क्या, लैंडिंग को, ठीक है। उसके बाद है आपका अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप अकर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। इसका एक एग्जाम्पल है, 1930 में महामंदी आई थी, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हुआ था, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप के कारण, जिसे इसमें लिखा हुआ भी है ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, ठीक है, कब आई थी, 1930s में। और दूसरा आया था आपका क्या, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 में, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इन सॉल्यूशंस के द्वारा, पहला ये वाला फिजिकल पॉलिसी, और दूसरा हमारा अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इन सॉल्यूशन को यूज करके हमने क्या किया था, अपनी इकोनॉमी को हम ग्रोथ की तरफ लेकर के आए थे, डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ लेकर के आए थे, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, बात करेंगे, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।